हेलो, अस्सलाम वालेकुम। काइंडली वेट कीजिए 5 मिनट, ताकि दूसरे मेंबर्स भी आ सकें। तो अगर आ गए तो ठीक है, वरना हम 5 मिनट के बाद जो है क्लास को शुरू करते हैं। जज़ाकल्लाह। जी जी, ज़रूर। पूछें जो भी आपको पूछना है। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। एंड जो आपकी आदत है सवाल पूछने की, बहुत ही अच्छी आदत है। हम सिंधी में बोलते हैं पुछणो न मुंझणो। जो मतलब सवाल पूछता है वो कभी हेजिटेट नहीं होता। तो आपका ये अच्छी हैबिट है, काइंडली कंटिन्यू एंड आई अप्रिशिएट इट। और जो आपका सवाल है ला एक्स ल्यूमिनरीज की, इसकी मीनिंग क्या है? तो बीइंग अ फाउंडर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, आई वुड लाइक टू टेल यू डेट लॉ की मतलब तो कानून है। और एक्स जो होती है, जब एक्स जिस चीज से आपको मोहब्बत होती है तो आप उसको एक्स उसके सामने लिख देते हैं। तो एक्स का मतलब है मोहब्बत या जो है प्यार, तो कानून से प्यार। और ल्यूमिनरीज का मतलब है हर वो चीज, एनीथिंग रिलेटेड टू लॉ। मतलब लॉ और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हो, उससे मोहब्बत जो है या उससे प्यार, उससे लगाव, वो हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है। अच्छा, इसे हमने ये क्यों लगाया हुआ है कि रिलेटेड टू लॉ? इस वजह से, जैसे अगर कोई बंदा हमें अच्छा लगता है तो फिर हमें उसकी सारी चीजें अच्छी लगती हैं। उसकी फैमिली हमें अच्छी लगती है, उसके जो भी मतलब अक्वेंटेड चीजें होती हैं वो हमें अच्छी लगती हैं। तो इस वजह से हमने जब ये नाम सोच रहे थे, तो हमने इस वजह से ल्यूमिनरीज जरूर लगाया, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत सी चीजें होती हैं जो जरूरी होती हैं, जिससे जैसे ड्राफ्टिंग हो गई या और कोई चीजें जो भी लॉ से रिलेटेड हों, वो उससे जो है लगाओ। तो इस वजह से हमने प्लेटफॉर्म का ये नाम रखा था। अच्छा, मेंबर्स आ गए हैं थोड़े बहुत, और बहुत से नहीं आ रहे, क्योंकि अभी हमारा लास्ट लेक्चर्स हैं, तो हो सकता है कि वो रिकॉर्ड देख रहे हैं या और कुछ। जज़ाकल्लाह मकसूद। अच्छा, चलते हैं, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और कुछ पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, ये मकसूद ने सवाल किया था कि ला एक्स लुमिनरीज जो हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है, इसकी मीनिंग क्या है? तो वो मैंने बताई थी कि ला का मतलब ये है कि कानून, और एक्स जो होते हैं वो जिस चीज़ से हमें मोहब्बत होती है, तो हम उसको मतलब कि उसके साथ एक्स लगा देते हैं। जैसे आपने सुना होगा टेडेक्स, टेडेक्स के जो टॉक्स होते हैं, तो उन्होंने भी इस वजह से ही एक्स लगाई है। या आप ट्विटर देखते होंगे, ट्विटर अभी, ट्विटर का नाम भी एक्स है। तो करंटली जो सिनारियो ये है कि एक्स की बहुत वैल्यू है। जैसे हमने मैथ में पढ़ते थे कि काइंड जो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इस वजह से एक्स आजकल जो है इस दुनिया में बहुत चल रहा है। तो इस वजह से हमने ला के साथ एक्स लगाया, और एक्स की यही मीनिंग होती है कि भाई मोहब्बत होना या प्यार होना किसी चीज से। तो हमें ला से मतलब एक किस्म का लगाव था,
और ल्यूमिनरीज का मतलब है हर वो चीज जो ला से रिलेटेड हो। तो इस वजह से जो है हमने ये नाम रखा था। अच्छा, नदीम का सवाल है कि सर रिकॉर्डिंग केसेस कब तक रहेगी, टिल 10th जनवरी? हाँ बिल्कुल, 4 महीने अगर जनवरी में पूरे हो रहे हैं, 4 महीने तब से जब से हमारा कोर्स खत्म होगा। और 2 महीने 3 तो कोर्स चल गया, तो टोटल 6 महीने तक आपको असेस होगी। तो 2 महीने हो गए हैं अभी। तो जो 4 महीने होंगे वो जब से कोर्स खत्म होगा, कोर्स बस अभी तो जो अपकमिंग हमारे 2 लेक्चर्स हैं उसके बाद हमारा कोर्स कंक्लूड हो जाएगा। तो उसके बाद अभी ये चल रहा है, सितंबर चल रहा है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ तो बस दिसंबर और या जनवरी तक आपको असेस रहेगी। और ये बहुत टाइम के लिए असेस है। दूसरे जो होते हैं मैंने देखा है जहाँ तक इतनी टाइम के असेस नहीं देते। हमने आपको मतलब एक किस्म का सोचा कि आप भी स्टूडेंट हैं हमारे, और इस वजह से ज़्यादा टाइम दे दिया है कि आप कुछ सीख सकें हमारे कोर्सेज से। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यही मकसद है कि आप जो है हमारे कोर्स से कुछ सीख के जाएं, हमारे प्लेटफॉर्म से कुछ सीख के जाएं। तो बहरहाल हम शुरू करते हैं कोर्स को। जो हमारा फैमिली मॉड्यूल है वो हम शुरू करते हैं आज। और फैमिली मॉड्यूल में इतनी ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है। इसमें बस 5-6 एप्लीकेशंस होती हैं, और जब आप खुद प्रैक्टिस में जाएंगे तो फिर तो अलग से छोटी छोटी चीज़ों पे भी होती है, स्टेटमेंट वगैरह, वो तो आप खुद ही ड्राफ्ट कर लेंगे। लेकिन जो मेन एप्लीकेशंस हैं वो 6 से 5 एप्लीकेशंस हैं जो हम सीखेंगे फैमिली मॉड्यूल में। तो मॉड्यूल से पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे हमारी रवायत रही है। किंडल में भी यही हमने कुछ चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें पढ़ी थी, क्योंकि ड्राफ्टिंग में हमें वो काम आती हैं इस वजह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे यहाँ फैमिली प्रोसीडिंग्स चलती हैं वो इस वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट है, उसके तहत चलती हैं। कौन सा एक्ट है? वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट है। ये पेन काम नहीं कर रहा। अच्छा चलते हैं, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ये जो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 का है, इससे रिलेटेड जो है हमारे यहाँ फैमिली प्रोसीडिंग्स चलती हैं, और बहुत से 3-4 और लॉज भी हैं जो हम पढ़ेंगे। जो हर चीज़ के लिए अलग है, कस्टडी के लिए अलग गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है, और जो डिवोर्स के लिए एक अलग है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट है। और दूसरी मेंटेनेंस के लिए भी चीज़ें हैं। बहरहाल जो प्रोसीडिंग्स जो चलती हैं वो इस एक्ट के तहत चलती हैं, तो हम ये पढ़ेंगे। इसमें 26 सेक्शंस होते हैं और इसमें एक शेड्यूल होता है। अच्छा, इसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो सेक्शन 5 में लिखी हुई है। इसकी सेक्शन 5 कौन सा, इस एक्ट का, उसमें इसकी जुरिस्डिक्शन बताई गई है कि भाई द फैमिली कोर्ट शैल हैव exclusive jurisdiction to entertain, hear and adjudicate upon the matters specified in the पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल। अच्छा, इसमें जो शेड्यूल है उसका, शेड्यूल में जो पार्ट 1 में जो 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 चीजें मेंशन की गई हैं, उन चीजों पे फैमिली कोर्ट को जुरिस्डिक्शन होगी। फैमिली कोर्ट उन चीजों पे जो है अपना ये जो है क्या कर सकती है, उससे रिलेटेड उस मैटर्स पे जो है इंटरटेन कर सकती है, उस केस को सुन सकती है, उस केस के ऊपर फैसला जो है सुना सकती है। टू एंटरटेन, टू हियर एंड एजुकेट। तो पार्ट 1 जो शेड्यूल का, उसमें कौन सी चीजें लिखी हैं ये हमें पता होना लाजमी है। अगर ऐसे ही हम जो है रट लेंगे कि भाई पार्ट 1 में जो चीजें लिखी हैं उस पर फैमिली कोर्ट सुनेगी, तो फिर काम नहीं बनेगा। हमें वो चीजें देखना लाजमी है। तो वो चीजें ये हैं, पार्ट 1 जो शेड्यूल है, इसका शेड्यूल, इसका एक ही शेड्यूल है फैमिली एक्ट का, उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट हैं। तो पार्ट 1 में ये चीजें लिखी हुई हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के रिलेटेड अगर कोई मसला होगा तो वो फैमिली कोर्ट सुनेगी। डॉवर का मतलब है हकमहर। हकमहर आपको पता होगा, हमारे यहाँ जब भी निकाह होता है तो उसमें एक हकमहर दिया जाता है। हकमहर के भी टाइप्स होते हैं, जो होते हैं तलब, अंदले तलब होता है, और जो दूसरे होते हैं मौजूल और गैर मौजूल। 3-4 इसमें टाइप्स होते हैं। एक उसी टाइम पे दिया जाता है, एक जो होता है उसी टाइम पे दिया जाता है, दूसरा जो होता है वो एक सर्टेन टाइम के बाद दिया जाता है, तीसरा जो होता है वो तलाक के टाइम दिया जाता है। वो उसमें निकाह नामे में जो क्लासेस होते हैं उसमें वो लिखे जाते हैं कि भाई फौरन देगा तो वो हो जाएगा। एक एक दो होते हैं मौजूल और गैर मौजूल, उनमें से एक वो हो जाएगा। और अगर कुछ टाइम के बाद देगा, जब वो मतलब जो बीवी होती है वो मांगे और तब वो दे, तो उसको बोलते हैं अंदले तलब, मतलब जब वो तलब करे उसको देना है। तीसरा जो होता है वो तलाक के वक्त होता है।
तो वो अक्सर हमारे यहाँ यही मसला होता है जब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जब तलाक होती है, खुला होती है कोर्ट के थ्रू, तो जो वाइफ्स होती हैं या बीवियां होती हैं, वो उसी टाइम पे जो है हक महर मांग लेती हैं, क्योंकि उससे पहले तो हस्बैंड उसे देता नहीं है। तो वो कोर्ट के थ्रू फिर वो उसको इन्फोर्स करा सकती है। बहरहाल मेंटेनेंस जो होती है, वो भी हम जो अगर उसका मसला होगा, मेंटेनेंस मतलब क्या होता है, खर्च, अखराजात, अखराजात जिसको हम बोलते हैं उर्दू में। क्योंकि जो फादर है, उसको अपने बेटों को, अपनी बेटियों को खर्च, अखराजात देना लाजमी है, उसके ऊपर लाजिम है। और बीवी को भी जो है देने हैं मेंटेनेंस, अगर वो उसकी बीवी रहकर रहती है। अगर वो तलाक लेती है तो फिर जब तक इद्दत पीरियड चलता है, तब तक उसको मेंटेनेंस वो इंटाइटल्ड है। तो इस वजह से मेंटेनेंस से रिलेटेड जो मसले होंगे वो कौन से सुनेगी, फैमिली कोर्ट। अच्छा, रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, मतलब कि कॉन्जुगल राइट्स कौन से राइट्स होते हैं, जो मियाँ बीबी के बीच में जो राइट्स होते हैं, जो जो जिस वजह से उनके बीच में निकाह होता है, तो वो जो राइट्स होते हैं जिसको हम मैरिटल ऑब्लिगेशंस भी बोलते हैं, अगर उसको रीइंस्टीट्यूट कराना हो, उसकी एप्लीकेशन हम जो है कोर्ट में दें। रीइंस्टीट्यूट मतलब कि अगर बीवी चली गई है ससुराल में, अपने घर चली गई और अपनी जो खावंद के जो राइट्स हैं वो पूरे नहीं कर रही, तो वो खावंद क्या करेगा, कोर्ट में एक एप्लीकेशन देगा कि भाई मुझे मेरे राइट्स पूरे नहीं कर रही। तो वो फिर कोर्ट उसको ऑर्डर करेगी कि भाई अपनी जो भी है आपका श्योर, उसके अपने राइट्स पूरे करो। अगर वो जो श्योर है वो नहीं कर रहा, तो फिर वाइफ भी जो है एप्लीकेशन देती है। तो उससे रिलेटेड जो भी मसला होगा तो वो फैमिली कोर्ट सुनेगी। उसके बाद कस्टडी ऑफ चिल्ड्रेन, अक्सर मसला क्या होता है, जब भी तलाक होती है तो ये कस्टडी ऑफ चिल्ड्रेन का बड़ा मसला हो जाता है। तो इसमें वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड पहले तो देखा जाता है कि जो बच्चा है उसका जो है, उसकी अच्छी तरह से परवरिश कौन कर सकता है, वो चीजें बहुत मायने रखती हैं। उसके बाद वो एक सर्टेन लॉज भी हैं कि इतने टाइम तक वो अपनी माँ के साथ रह सकता है, उसके बाद जो है वालिद को दिया जाता है। तो वो उसमें हम नहीं चाहते, वो अलग से एक लेक्चर हो जाएगा डीप सा। बहरहाल कस्टडी या चिल्ड्रेन का अगर कोई मसला होगा तो वो भी कौन सुनेगी, वो फैमिली कोर्ट सुनेगी। और विजिटेशन राइट, जब मतलब मदर को अगर कस्टडी दी गई है, तो अब पेरेंट का राइट है विजिट करने का उस बच्चे को। अगर पेरेंट वो सॉरी फादर को, अगर फादर को कस्टडी दी गई है, तो मदर का राइट है अपनी बच्चों को सर्टेन टाइम के बाद उस देखने का, मिलने का, तो उसको बोलते हैं विजिटेशन राइट। तो जिसको कस्टडी दी जाएगी और जिसको नहीं मिलेगी, जिसको कस्टडी नहीं मिली तो उसको विजिटेशन राइट होगा कि भाई 1 महीने के बाद अपने बच्चों के साथ वो मिल सकता है। तो वो विजिटेशन राइट भी होता है उसका। अगर कोई मसला हो गया तो वो भी फैमिली कोर्ट सुनेगी। उसके बाद गार्डियनशिप की अगर कोई भी हुई जो मसला हो गया, वो भी कौन सुनेगी, फैमिली कोर्ट। और जो रिटर्न ऑफ चाइल्ड अंडर हाग कन्वेंशन और सिविल एक्सपेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड एब्डक्शन 1918, इससे रिलेटेड कोई ये मसला हो गया, तो वो कौन सुनेगी, वो भी फैमिली कोर्ट सुनेगी। जेसिटेशन ऑफ मैरिज, अच्छा ये जेसिटेशन ऑफ मैरिज होता है फॉल्स क्लेम। ये क्या होता है, फॉल्स क्लेम, मतलब अक्सर मसला क्या होता है, फॉल्स क्लेम भी होता है कि भाई ये मेरी बीवी है, हालांकि उनके बीच में निकाह ही नहीं हुआ है, फिर ऐसे ही वो जो है झूठे जो क्लेम कर रहा है। तो उसके खिलाफ भी एक एप्लीकेशन हम कोर्ट में देते हैं कि भाई ये मेरे खिलाफ झूठे जो है क्या दे रहा है, क्लेम कर रहा है कि मैं इसकी बीवी हूँ, मैं इसकी बीवी नहीं हूँ या ऐसा कुछ। तो फिर जो है वो कोर्ट उसको बताएगी भाई तुम क्यों क्लेम कर रहे हो, क्लेम करना बंद करो वरना तुम्हारे ऊपर ये जो एक कंपनसेशन लगेगा। वो फिर कोर्ट की अपनी डिस्क्रिप्शन होती है। उसके रिलेटेड कोई मसला होता है तो फिर वो भी फैमिली कोर्ट सुनती है। उसके बाद डॉवरी आ गई, जिसको हम बोलते हैं जहेज। जो मतलब कि निकाह के टाइम पे जो चीजें दी जाती हैं, फ्रिज, एसी, या बहुत सी चीजें, हेयर ड्रायर हो गया, या आपको पता है हमारे यहाँ जहेज जो दिया जाता है, गाड़ी भी अक्सर दी जाती है। बहरहाल उससे रिलेटेड कोई मसला हो गया तो वो भी जो है फैमिली कोर्ट सुनेगी। और जो भी बिलोंगिंग्स एंड प्रॉपर्टी वाइफ एंड चाइल्ड की, जो अपनी मदर के साथ रह रही है, उससे रिलेटेड कोई मसला है, या निकाह नामे से कोई और मसला आ रहा है, तो वो भी फैमिली कोर्ट सुनेगी। तो आई होप कि आप ये जुरिस्डिक्शन समझ गए होंगे कि भाई फैमिली कोर्ट कौन से मसलों पे सुनेगी। तो ये 10 से 12 मसले लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनसे रिलेटेड कोई मसला होगा तो वो फैमिली कोर्ट सुनेगी। अच्छा, फैमिली कोर्ट की एक इंटरेस्टिंग चीज और भी आपको बताता चलूं, वो ये है, सेक्शन 17 में लिखी हुई है कि भाई कानून शहादत ऑर्डिनेंस और सीपीसी के सेक्शन 10 और 11 के छोड़कर बाकी सारा का सारा क्यूएसओ और जो कानून शहादत है वो अप्लाई नहीं होगा फैमिली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे। आप समझ रहे हैं, एक तो क्यूएसओ अप्लाई नहीं होगा, दूसरा सीपीसी के 2 सेक्शंस छोड़कर, 10 और 11 को छोड़कर बाकी सारा सीपीसी अप्लाई नहीं होगा फैमिली कोर्ट पे। ये दो चीजें अप्लाई नहीं होगी। अच्छा, मिसेस अदनान कह रहे हैं कि काइंडली थोड़ा रिपीट कर दीजिए। अच्छा, ये हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं तो काइंडली आप उस पर देख लीजिएगा। हम फिर भी जो है सुपरफिशियली रिपीट करते हैं, डेप्थ में हम रिपीट नहीं करते।
डेप्थ के लिए आप जो रिकॉर्ड लेक्चर्स देख लीजिएगा। अच्छा, हम ये पढ़ रहे थे वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट। उसमें हमने देखा था कि उसके 26 सेक्शन होते हैं और इसका एक शेड्यूल होता है। उसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो सेक्शन 5 में लिखी हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि फैमिली कोर्ट हर उस मैटर पे जो है अपना एजुडिकेट कर सकती है जो पार्ट 1 और शेड्यूल के पार्ट 1 में लिखे हुए हैं। इस एक्ट में जो शेड्यूल 1 है उसमें पार्ट 2 है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में जो भी बातें लिखी हुई हैं उसके ऊपर फैमिली कोर्ट डिसाइड कर सकती है। तो हमने वो चीज़ें पढ़ी, इसमें हमने डेप्थ में इसको कवर किया। तो काइंडली आप ये रिकॉर्ड लेक्चर के थ्रू देख लीजिएगा कि कौन सी चीज़ों पे फैमिली कोर्ट डिसाइड कर सकती है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 17। उसमें ये लिखा हुआ है इस फैमिली कोर्ट एक्ट में कि भाई क्यूएस और सीपीसी अप्लाई नहीं होगा फैमिली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में। अब दूसरा जो हमारे पास है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939। ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ किसको बोलते हैं? जिसमें राइट्स एंड ड्यूटीज आपको बताई गई हो, प्रोसीजर ना हो, जिसमें जिसमें आपको राइट्स एंड ड्यूटीज बताई गई हो, तो उसमें जो है उसको बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ। दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ, जिसमें जो है आपको प्रोसीजर बताया गया होता है कि भाई ये जैसे सीआरपीसी क्या है? सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ है। क्या है उसमें? प्रोसीजर है। सीपीसी क्या है? प्रोसीजरल है। उसमें हमें प्रोसीजर बताया गया था कि भाई कोर्ट कैसे जो है वो चलेगी। तो ये जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट है ये सब्सटेंटिव लॉ है। इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज बताई गई हैं। और ये कौन किस चीजों से डील करता है? ये डील करता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय अ मैरिड वुमेन बाय खुला। खुला क्या होता है? जब औरत जो होती है अगर वो तलाक मांगती है तो उसको बोलते हैं खुला, जिसको हम जुडिशल सेपरेशन भी बोलते हैं। इसमें ग्राउंड्स बताए गए हैं जिस ग्राउंड पे जो है जो बीवी होती है वो खुला ले सकती है। तो ये एक और एक्ट हो गया ये जो तलाक से रिलेटेड, खुला से रिलेटेड है। अच्छा, एक और जो है जरूरी जो ऑर्डिनेंस है, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। ये भी बहुत जरूरी है फैमिली के लॉ के हिसाब से। ये सब्सटेंशियल भी है, प्रोसीजरल भी है। मतलब इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज भी बताए गए हैं, उसके साथ साथ प्रोसीजर भी बताया गया है। अच्छा, उसमें कौन सी चीजों पे ये डील करता है? एक तो सक्सेशन। सक्सेशन क्या होता है? जिसको इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं हम। मतलब कि अगर वालिद साहब है उसकी प्रॉपर्टी किसी बच्चे को देनी है तो वो जो अमल होगा प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का उसको सक्सेशन बोलते हैं। ये सक्सेशन वो नहीं कामयाबी वाला, वो सक्सेस है। दूसरा है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस। मैरिजेस की रजिस्ट्रेशन इस एम एफ एल ओ ऑर्डिनेंस, इसको हम शॉर्ट में एम एफ एल ओ बोलते हैं। प्रैक्टिस हमारे यहाँ एम एफ एल ओ बोलते हैं। तो एम एफ एल ओ में रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज भी जो है देखी भाई बताई गई है। उसके बाद है पोलीगेमी। पोलीगेमी होती है एक से ज्यादा बीवी रखना, उसको बोलते हैं पोलीगेमी। आई होप कि आप मैं राइट हूँ पोलीगेमी, फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच मानूर फैसल। जी बिल्कुल, ये पोलीगेमी का मतलब यही है कि एक से ज्यादा जो है बीवियां रखने को पोलीगेमी। हमारे यहाँ तो 4 की इजाजत है। हाँ जी बिल्कुल, मकसूद भी सही कह रहा है कि सर ज्यादा शादियां। तो एक से ज्यादा अगर शादी है तो वो, अच्छा मसले इधर क्या आते हैं कि अगर आप मैरिज कर रहे हैं, सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज, और आप जो आपकी एक्स वाइफ नहीं बोल सकते, जो आपकी प्रीवियस वाइफ है, मतलब आप सेकंड मैरिज कर रहे हैं और फर्स्ट वाइफ से आपने परमिशन नहीं ली, तो शरीयत कहती है कि पहली बीवी से इजाजत लेनी है। तो अगर इजाजत नहीं लेते तो फिर उसका मसला होता है। तो इस वजह से इधर वो लिखा हुआ है कि उसको कैसे डील किया जाएगा। उसके बाद आता है तलाक। तलाक भी इसमें बताया गया है कि कैसे होगी। उसके बाद तलाक, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अदर देन तलाक। तलाक के अलावा भी जो है क्योंकि तलाक के बहुत से टाइप हैं। तलाक है हसन, तलाक है अहसन, तलाक है तफवीज, जो बीवी को राइट दिया जाता है निकाह के नामे के क्लाज में कि भाई बीवी भी तलाक दे सकती है, उसको तलाक तफवीज बोलते हैं हम। तो तलाक के बहुत से टाइप्स हैं। तो वो भी इसमें एम ए फिलो में बताए गए हैं। उसके बाद एम ए फिलो में मेंटेनेंस से रिलेटेड चीजें लिखी हुई हैं और डॉवर से रिलेटेड चीजें लिखी हुई हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है फैमिली लॉ में। अगर आपको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस सारे आर्टिकल्स को आपको कवर करना लाजमी है। बहरहाल आगे चलते हैं। एक और चीज है गार्डियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट 1890। ये क्या है? ये कस्टडी ऑफ द चाइल्ड अगर आपको देखनी है, उससे रिलेटेड आपके यहाँ केस आ जाता है तो आपको ये रेफर करना होता है। ये सब्सटेंशियल एज वेल एज प्रोसीजरल लॉ, मतलब कि इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज भी दिए गए हैं, इसके साथ साथ प्रोसीजर भी बताया गया है। और ये डील करता है गार्डियनशिप ऑफ पर्सन मतलब चाइल्ड, और प्रॉपर्टी ऑफ माइनर। माइनर की प्रॉपर्टी को कैसे डील किया जाए अगर उसका कोई संभालने वाला नहीं है या ऐसा कुछ।
इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। बहरहाल हम, क्योंकि अभी हमारा जो है ड्राफ्टिंग का कोर्स है, तो हम इसमें इतने एक्ट्स को पढ़ नहीं सकते, इस ऑर्डिनेंस को कवर करेंगे तो फिर सारा टाइम इसमें लग जाएगा। तो हम इसमें जो जो मेन चीजें हैं वो हम कवर कर रहे हैं। अब मेन हमारा जो गोल होगा वो ड्राफ्टिंग का होगा। तो इस वजह से हम इसको सुपरफिशियली देख रहे हैं, ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जाते इसमें। तो आप जब प्रैक्टिस में आएंगे तो आप खुद उसको देख लीजिएगा। बहरहाल जो हमारे फैमिली सूट के जो की स्टेजेस हैं वो हम देख लेते हैं। जो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 है। अच्छा, वेस्ट पाकिस्तान इस वजह से कहते हैं क्योंकि कुछ एक्ट्स ऐसे भी हैं। एक मैं पढ़ रहा था, वेस्ट पाकिस्तान वेग्रेंसी एक्ट, जो बेगर्स जो होते हैं आजकल आप देख रहे होंगे, फकीर जो लोग हैं बहुत बढ़ गए हैं, उसके खिलाफ भी एक एक्ट पास हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान वेग्रेंसी एक्ट 1960 के उस टाइम में हुआ था। तो ये वेस्ट पाकिस्तान इस वजह से कहा जाता है कि 1973 से पहले पाकिस्तान दो हुआ करते थे। एक होता था ईस्ट पाकिस्तान, दूसरा होता था वेस्ट पाकिस्तान। तो वेस्ट पाकिस्तान जो हमारा करंट पाकिस्तान है, और जो ईस्ट पाकिस्तान है वो बांग्लादेश हो गया है। तो ये इस वजह से था। बहरहाल ये कोर्स से रिलेटेड नहीं है, एक हिस्ट्री से है, तो इस वजह से मैंने आपसे शेयर कर दिया। बहरहाल सेक्शन 7 जो है इसका, वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट का, वो किससे रिलेट करता है? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इसमें एक किस्म की प्लेंट ही आप इसे कह सकते हैं, सूट की, जो जैसे हम जो है सिविल में देते हैं, वैसे ही इसमें एक प्लेंट की तरह एक एप्लीकेशन देते हैं सेक्शन 7 के अंडर, अगर हमें कोई मसला होता है फैमिली से रिलेटेड। उसके बाद सेक्शन 8 में जो है डिफेंडेंट को बताया जाता है कि भाई तुम्हारे ऊपर ये केस हुआ है, फैमिली के केस है। फिर वो डिफेंडेंट को जो है इंटीमेशन दी जाती है, उससे रिलेटेड एक किस्म का समन दिया जाता है, जैसे सिविल में समन होता है, वैसे ही इस तरह से जो डिफेंडेंट को इंटीमेट किया जाता है, उससे जो है बातचीत, मतलब एक किस्म का जो है उसको नोटिस दिया जाता है, उसको बताने के लिए कि भाई तुम्हारे खिलाफ एक फैमिली केस हुआ है। उसके बाद जो सेक्शन 9 के अंदर वो रिटर्न स्टेटमेंट जमा कराता है। और सेक्शन 10 में जो है वो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स होती है। प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स में क्या होता है? उसमें सारी चीजें, जैसे चार इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं और देखा जाता है कि इन दोनों में मसले क्या है। तो फिर उसके बाद जो है सेक्शन 11 में जो है एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। और फिर सेक्शन 12 के अंदर जो है ट्रायल को कंक्लूड किया जाता है। तो ये प्रोसीजर है फैमिली सूट का, जिसमें ये चंद चीजें जो है देखी जाती हैं। सेक्शन 7 में इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, और फिर जो है समन नोटिस, तकरीबन प्रोसीजर सेम है। जो प्रोसीजर्स के जो नेम्स हैं वो इस थोड़े बहुत चेंज हैं, बाकी जो है चीजें तकरीबन सेम है। तो ये आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अच्छा, उसके बाद जो मेन चीज़ है, जो हम क्योंकि एप्लीकेशंस जब हम ड्राफ्ट करेंगे तो कुछ चीज़ें हमें पढ़ना लाजमी है। वैसे तो मैंने कहा कि भाई हम इस जो भी हमने आपको एक्ट्स बताए हम उसको डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ जो सेक्शंस हैं, जो ज़रूरी सेक्शंस है वो हम पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे तो हमें कोई ना कोई ग्राउंड देना होगा। तो वो ग्राउंड्स जो है वो इस एक्ट्स में, इस ऑर्डिनेंस में लिखे हुए होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे खुला ये कि जो सूट होता है, तो वो हम ड्राफ्ट करेंगे तो उसके लिए हमें ग्राउंड्स पता होना लाजमी है। अब क्योंकि हम एक या दो ग्राउंड लेंगे, लेकिन हमें पता होना सारे लाजमी है। तो वो कौन से ग्राउंड है? ग्राउंड्स ऑफ खुला, जो लिखे हुए हैं सेक्शन 2 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। उसमें जो है 10-12 जो है ग्राउंड्स लिखे हुए हैं कि भाई कौन से ग्राउंड पे जो है बीवी जो है अपनी वो तलाक ले सकती है अपने हस्बैंड से। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड क्या है? एब्सेंस ऑफ हस्बैंड। मतलब कि जो हस्बैंड है वो 4 साल तक वो गुम है, पता ही नहीं है कि वो किधर है। 4 साल तक वो घर ही नहीं आया, मतलब घर नहीं आया, और उसका पता भी नहीं है कि वो किधर है। वेयर अबाउट आर अननोन, कि भाई वो है किधर, वही जो है पता नहीं 4 साल तक। तो फिर वो बीवी जो है तलाक ले सकती है कि भाई 4 साल तक मैं कैसे, मतलब नॉर्मली आप देखें ना, एक इंसान के लिए वेट करना 4 साल तो मेरे हिसाब से ज्यादा है, कम करने चाहिए थे। लेकिन फिर भी 4 साल अगर देखे जाएं और एक बंदे के इंतजार में वो बैठी रहे, तो फिर उनको इजाजत दी जाती है कि भाई ठीक है, तुम जो है तलाक ले सकती हो इस ग्राउंड पे, और जो है दूसरी शादी कर सकती हो। दूसरा है मेंटेनेंस, क्योंकि अपनी बीवी को अखराजात देना एक राइट है जो है बीवी का, और जो ड्यूटी है हस्बैंड की। तो हस्बैंड अगर वो नहीं दे रहा, अच्छा ऐसे नहीं है कि भाई बस कल की जो मेंटेनेंस थी, मैंने 1 महीने की मेंटेनेंस नहीं दी और जो है बीवी भाग के चली जाए कोर्ट में और जो है डिवोर्स ले ले। तो लॉ ने बताया है कि 2 साल या 2 साल से ज्यादा तक अगर मेंटेनेंस वो नहीं दे रहा, तो फिर क्या है, वो डिवोर्स ले सकती है। हमारे जब हम ये लॉ पढ़ रहे थे सेकंड ईयर में, तो हमारे एक दोस्त बोल रहा था तो कि भाई ऐसे करते शादी करने के बाद 1 साल
11 महीने तक मैं उसको मेंटेनेंस नहीं दूंगा, जैसे ही 2 साल पूरे होने को होंगे मैं उसको मेंटेनेंस दे दूंगा। फिर ऐसे ही 1 साल 11 महीने मेंटेनेंस नहीं दूंगा। तो एक किस्म का फिला है इस लॉ में कि भाई ऐसे भी हो सकता है। बहरहाल एक मैं मजाक कर रहा था। अ, तो 2 साल तक अगर उसको मेंटेनेंस नहीं मिल रही तो फिर वो जो है डाइवोर्स ले सकती है। उसके बाद अगर हस्बैंड को जो है जेल हो जाती है। अच्छा, जेल ऐसे नहीं है कि भाई 1 महीने के लिए जेल हो जाए फिर वो तलाक ले ले, नहीं। 7 साल या उससे ज्यादा तक उसको जेल हो जाए तो फिर वो जो है ले सकती है। क्या ले सकती है? डाइवोर्स ले सकती है। इस ग्राउंड पे भी भाई उसको जो इतना टाइम के लिए सजा आ गई है, 7 साल तक मैं कैसे अकेली रहूंगी, मेरे अखराजात कौन उठाएगा, मेरे जो कॉन्जुगल राइट्स हैं, जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस हैं, वो कैसे पूरे होंगे। इस वजह से वो तलाक ले सकती है। उसके बाद फेल्यूर टू जो है परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशंस, जो शादी करने के जो फर्ज होते हैं, अफराज जो जो भी फर्ज होते हैं, मैरिटल जिस ऑब्लिगेशन जिसको बोलते हैं, अगर वो हस्बैंड वो परफॉर्म नहीं कर रहा 3 साल तक, 3 साल तक अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर वो क्या है, बीवी जो है ले सकती है डाइवोर्स। तो मैरिटल ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करना भी एक किस्म की ड्यूटी है, क्योंकि हम जिस चीज के लिए निकाह कर रहे हैं तो वो हमें जो है परफॉर्म करनी है। ऐसे नहीं है कि भाई निकाह करके छोड़ दें आप। ये गाड़ी थोड़ी है कि भाई मैं गाड़ी लेके खड़ी कर दूं, जब मर्जी चाहे चलाऊं, जब मर्जी चाहे जो है पड़ी रहे। तो एक जो है इसमें राइट्स हैं। हम जब भी हम कोई निकाह करता है तो उसको जो है जो भी उसके राइट्स जो ड्यूटीज हैं उसको परफॉर्म करनी होती है टाइम टू टाइम। तो इस वजह से उसको लिमिट दी गई, अगर 3 साल तक वो अपनी बीवी के फर्ज जो भी हैं वो पूरे नहीं करता तो फिर वो तलाक ले सकती है। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड। अगर जो हस्बैंड है मैरिज के टाइम पे इम्पोर्टेंट है और वो अभी कंटिन्यू ही चल रहा है तो फिर वो बीवी जो है वो क्या कर सकती है, तलाक ले सकती है। तो इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि भाई हस्बैंड इज अनेबल टू परफॉर्म जो इसके मैरिटल ऑब्लिगेशंस, जो इसको मतलब कि अपनी जो वाइफ के साथ जो भी जो इंटरकोर्स वगैरह जो भी होता है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर सकता, वो अनेबल है एक किस्म का, मेडिकली वो अनेबल है, वो उसका मतलब कि एक किस्म का ही इज अनेबल टू परफॉर्म हिज जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस, जो एक अब उसकी बीवी के राइट्स हैं वो परफॉर्म करने के काबिल ही नहीं है पहले दिन से और वो अभी तक ऐसे ही है, तो फिर इस ग्राउंड पे जो है वो बीवी जो है क्या कर सकती है, डाइवोर्स ले सकती है। तो ज्यादा आप इसको खुद जो है रिसर्च कर लीजिएगा इम्पोर्टेंसी का मतलब क्या है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत सेंसिटिव टॉपिक है तो इस वजह से मैं इसको जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहरहाल जो इंसेंटी ऑफ हस्बैंड मतलब कि वो पागल हो गया है, 2 साल तक वो पागल है या उसकी जो भी ऐसी बीमारियां हैं। हाँ, मकसूद ने एक बहुत ही अच्छा लफ्ज बताया है, अजवाज। अच्छा, इसकी मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, लेकिन ये जो लफ्ज लिखा हुआ है बहुत ही सही है कि ये जो हकूक हैं ये पूरे करने हैं हस्बैंड को। बहरहाल जो ये 6 नंबर वाला ग्राउंड है कि भाई अगर वो पागल हो गया है या और किसी किस्म की ये बीमारियां लिखी हुई है, मैंने खुद से नहीं बनाई, ये जो डिजीज हैं मैंने इस एक्ट से निकाली हैं। उसके सेक्शन 2 में लिखी हुई है, लेप्रोसी है, विरुलेंट वेनल डिजीज है। बहरहाल ऐसी कुछ बीमारी हो गई है 2 साल तक, तो फिर इस ग्राउंड पे जो है बीवी क्या कर सकती है, तलाक ले सकती है। जो 7 नंबर वाला ग्राउंड है अक्सर हम यही लेते हैं जब भी हम जो है फाइल करते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड जो पिछले हम पढ़ रहे थे तो वो साबित करने में क्या होती है, दुश्वारी आती है। तो इस वजह से हम ये क्रियोलिटी वाला क्या होता है कि भाई हस्बैंड जो है वो इल ट्रीटमेंट कर रहा है अपनी वाइफ का, उसको जो है मार रहा है, पीट रहा है, तो वो हम अक्सर ग्राउंड बनाते हैं। तो अगर क्रियोलिटी कर रहा है अपनी वाइफ के साथ तो फिर भी वो जो है तलाक ले सकती है। और कोई ग्राउंड हो जो इस मुस्लिम लॉ के अंदर रिकॉग्नाइज्ड हो तो फिर उस ग्राउंड को लेकर भी जो है खुला ले सकती है। तो आई होप कि आप ये ग्राउंड्स जो हमने चंद कवर किए हैं सेक्शन 2 में और भी लिखे हुए थे, तो अगर आप जो है ज्यादा डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो ये रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट जो है इसमें सेक्शन 2 आप देख ले सकते हैं खुद। उसमें और भी जो है ग्राउंड्स लिखे हुए हैं, 3 4 ज्यादा लिखे हुए थे। बहरहाल हम चलते हैं ड्राफ्ट करने के लिए, ड्राफ्टिंग करते हैं खुला की कि खुला लेने के लिए कैसे हम ड्राफ्टिंग करेंगे एप्लीकेशन की। अच्छा, जब हम खुला लेते हैं तो सिर्फ अकेला खुला नहीं लेते, उसके साथ साथ मेंटेनेंस भी लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि भाई ड्राफ्टिंग सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज थ्रू खुला, उसके साथ मेंटेनेंस भी लेते हैं, और जो रिकवरी होती है डॉवर एंड डॉवरी आर्टिकल्स, अगर आपने हकमर है तो वो भी आप लेंगे, और जो भी आपकी जायज है वो भी आप जो है लेते हैं जो वाइफ होती है। तो रिजोल्यूशन के लिए ये 4 5 चीजें जरूरी होती हैं।
अगर वो नहीं लेना चाहती, सिर्फ खुला लेना चाहती है, तो फिर टाइटल क्या होगा? सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज थ्रू खुला। अगर वो ये चीजें जो मांगना चाहती हैं तो फिर ये एक्स्ट्रा टाइटल होगा। तो बहरहाल हम इसको सारा पढ़ लेते हैं, फिर आपके यहाँ जो भी केस आएगा फिर आप उस हिसाब से उसको जो है ड्राफ्ट कीजिएगा। तो चलते हैं केस स्टडी के थ्रू इसको ड्राफ्ट करते हैं। ये केस स्टडी है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये ममताज नामी बंदा है। अच्छा, इसकी सारी डिटेल दी गई है। इसकी शादी कराई गई थी किसके साथ? अमजद, सॉरी, अमजद की शादी कराई गई थी मसमात जारा खान। अच्छा, इधर ये लफ्ज लिखा हुआ है MST। तो लॉ में जब भी आप अगर प्रोसीडिंग्स में आप गए होंगे, तो उधर जो भी अगर फीमेल का नाम लिया जाता है तो उसको ऐसे पुकारा जाता है, मसमात। मसमात क्या होता है? कोई फीमेल का नेम हो गया, मसमात अनम, मसमात बरसीला। तो अगर कोई नेम आप फीमेल का लेते कोर्ट में, जो कालब करता है, जो बेलिफ होता है, तो फिर वो मसमात कहता है। ऐसे अकेला नाम नहीं लेता, ये एक रिस्पेक्ट होती है फीमेल के लिए। तो रिटर्न में भी आपको ये दिखानी है रिस्पेक्ट फीमेल के लिए। तो इस वजह से हम MST लिखते हैं। बाकी मेल के लिए तो आपको पता है हम क्या लिखते हैं, मिस्टर। अगर नहीं लिखें तो मसला नहीं है। बहरहाल ये जो शादी हुई थी अमजद की मसमा जारा खान के साथ, फिर उसकी सारी डिटेल लिखी हुई है इस तारीख को। और हकमार कितना था? 5 लाख रुपए का, जो अनपेड है, मतलब उसने अभी तक दिया नहीं है। रुखसती उसी दिन को हो गई थी जिस दिन को इसका निकाह हुआ था। फिर वो एक साथ रह रहे थे, फिर उसमें से 2 चिल्ड्रेन हुए। सखी नाम, सखी जिसका 4 साल उम्र है, आलिया जिसकी 3 साल उम्र है। यो इस सेड वेटलॉक, वेटलॉक का मतलब होता है शादी। इस शादी में से सिर्फ 2 बच्चे हुए थे, एक सखी है जिसकी उम्र 4 साल है, और आलिया जिसकी उम्र 3 साल है। अब 2024 को उसके मसला हुआ है। अब मसबा जहरा से उसके हस्बैंड ने क्या किया है? वायलेंस किया है, फिजिकल वायलेंस और इल ट्रीटमेंट किया है, और उसको घर से निकाल दिया उस बच्चों के साथ। अब वो घर से बाहर है, अब वो किधर गई है वो हम देखते हैं। उसके बाद वो घर किधर गई? फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ रहने गई। जो पेरेंट्स के साथ वो अभी रह रही है। इन द मीन टाइम अब डिफेंडेंट वापस नहीं आया मसबा जहरा को लेने, उस अपने बच्चों को, ना ही उनको मेंटेनेंस दी है। हालांकि टाइम टू टाइम उसके जो पेरेंट्स हैं सारा के, मसमा सारा के, अच्छा ये सारा लिखा हुआ है, जारा है ना, सॉरी, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। मैं इसको करेक्ट करके आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये जारा है। उसने क्या किया? जारा खान और उसके पेरेंट्स ने घर के जो बुजुर्ग होते हैं उसके साथ कहा कि भाई इस मसले को हल किया जाए, लेकिन डिफेंडेंट ने क्या किया? वो राजी होने को तैयार ही नहीं है। और ऐसा जो बिहेवियर है अमजद का, इससे जो मसमा जेरा है, उसने नफरत पाल रखी है अपने जहन में। अब वो चाहती है कि भाई मुझे तलाक चाहिए। और वो क्या क्लेम कर रही है? हकमार क्लेम कर रही है, मेंटेनेंस इद्दत पीरियड तक क्लेम कर रही है। उसके बाद माइनर्स की मेंटेनेंस, जब तक वो मेजॉरिटी की एज नहीं आ जाती उनकी, जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते। और उसके बाद जो पेरेंट्स से मसमा जेरा के, उन्होंने जो भी जहेज दिया था उसको वो वापस चाहिए। अब वो हम क्या करेंगे? सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज थ्रू खुला। उसके बाद मेंटेनेंस मांगेंगे और रिकवरी ऑफ डॉवर एंड डॉवरी, जहेज और जो हकमार है उसकी भी रिकवरी हमें करानी है। तो चलते हैं हम बिना किसी देरी के ये ड्राफ्ट करते हैं। अच्छा, ये मकसूद ने पूछा है कि सर, डिसोल्यूशन बाय वे ऑफ खुला एंड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2। अच्छा, ये सेक्शन 2 में जो भी ग्राउंड्स थे, ये खुला के ग्राउंड्स थे, तो दोनों सेम चीजें हैं। खुला उसको बोलते हैं जब वाइफ जो है डाइवोर्स मांगे, लेकिन कोर्ट के थ्रू, तो उसको बोलते हैं खुला। इसको इंग्लिश में हम जुडिशियल सेपरेशन भी बोलते हैं। अच्छा, ये खुला रिवर्सेबल है। खुला जो है खत्म हो सकता है, लेकिन तलाक खत्म नहीं हो सकती। इस पे जजमेंट्स पड़ी हुई हैं कि अगर कोर्ट खुला का आर्डर निकालती है तो उसको वापस ले सकती है, सेट असाइड करा सकते हैं। लेकिन अगर तलाक हो गई, हस्बैंड ने तलाक दे दी है, फिर वो सेट असाइड नहीं हो सकता। बहरहाल जो आपने सवाल किया तो उसका ये जवाब है कि ये जो ग्राउंड्स हमने पढ़े थे ये खुला के ग्राउंड्स थे, तो ये सेक्शन 2 और खुला दोनों सेम ही है। तो हम टाइटल देंगे इन दी कोर्ट ऑफ फैमिली जज हैदराबाद, जो भी होगा। उसके बाद फैमिली सूट नंबर, और जो मसमा जारा है उसकी सारी डिटेल्स, सखी की सारी डिटेल्स, जो बच्चे हैं बच्चे भी प्लेंटिफ बनेंगे, क्योंकि इनके लिए भी हमें मेंटेनेंस मांगनी है। तो मेंटेनेंस मांगेंगे तो ये प्लेंटिफ इसको बनाना जरूरी है। उसके बाद जो इसका हस्बैंड है अमजद, और उसकी डिटेल्स
अच्छा, डिटेल्स आपके पास जो भी होंगी आप वो कंसर्न जरूर जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि डिफेंडेंट को जो है नोटिस किया जाएगा ताकि वो आ सके, और प्लेंटिफ के भी डिटेल्स मेंशन करना लाजमी है। फिर उसके बाद आप टाइटल देंगे सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज थ्रू खुला, मेंटेनेंस हम मांग रहे हैं इस वजह से मेंटेनेंस, और हकमर हम मांग रहे हैं तो वो हमने मेंशन किया है। इसके बाद जहेज मांग रहे हैं डब्ल्यू आर्टिकल्स, तो वो भी हम मेंशन किया है। तो कोर्ट को इधर से पता चल गया कि वो क्या मांग रहे हैं। एक तो भाई खुला मांग रहे हैं, मेंटेनेंस मांग रहे हैं, और जो हकमर और जहेज है वो मांग रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, जो प्लेंटिफ नंबर 1 है वो अपने जो है फॉर हर सेल्फ एंड ऑन द बिहाफ ऑफ प्लेंटिफ नंबर 2 एंड 3 सबमिट्स बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। बस वो अपने लिए और अपने जो प्लेंटिफ नंबर 2 और 3 के बिहाफ पे कोर्ट से फॉलोइंग चीजें मांग रही है। क्या क्या मांग रही है? फर्स्ट वाला तो मैं रिपीट नहीं करता कि भाई ये बहुत ही अच्छे बंदे हैं, ठीक है, पीस लविंग सिटीजन हैं। चलते हैं हम सेकंड वाला जो ग्राउंड है कि भाई इस तारीख को प्लेंटिफ नंबर, अच्छा हम सारी फैक्ट्स बताएंगे कोर्ट को कि भाई इस तारीख को शादी हुई थी, ये बच्चे हुए थे, अब यहाँ से मसला हुआ, मसले को हल करने की कोशिश कर ली गई, फिर भी वो राजी नहीं हुआ, लिहाजा अब हमें डाइवोर्स चाहिए, या तो खुला चाहिए। तो प्लेंटिफ नंबर 1 ने क्या किया, मैरिज की डिफेंडेंट को इन अकॉर्डिंग टू जो भी शरिया के रूल्स हैं हैदराबाद में, फिर वो 5 लाख रुपए के हकमर जो अनपेड है, और रुखसती भी उसी दिन को हो गई। तो हमने ये मेंशन कर दिया। उसके बाद ये इकट्ठा रहने लगे, और जो है अपनी जो भी ऑब्लिगेशन है वो पूरे करने लगे, और फिर प्लेंटिफ नंबर 2 एंड 3 जो है पैदा हो गए, जो अभी जो है करंटली जो है जिस जो एड्रेस हमने ऊपर मेंशन किया है उस पे रह रहे हैं। अब हम डिटेल्स देंगे, सखी है एक, अब वो सन है या डॉटर है वो मेंशन करेंगे, उसकी उम्र क्या है, फिर आलिया, फिर वो सन है या डॉटर वो उसकी उम्र क्या है, वो सारा कुछ। उसके बाद प्लेंटिफ नंबर 1 एंड डिफेंडेंट के बीच में क्या हो गई, फाइट हो गई एक छोटी सी मैटर पे। उस वजह से डिफेंडेंट ने क्या किया, प्लेंटिफ नंबर 1 को क्या किया, वायलेंस का जो टार्चर किया, और फिजिकल वायलेंस किया, उसके साथ साथ इल ट्रीटमेंट भी किया उसके साथ, और जो है घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद उसके बाद और कोई उसका शेल्टर नहीं था, उसके बाद और कोई चीज नहीं थी जहाँ वो रह सके। इस वजह से वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है, प्लेंटिफ नंबर 2 एंड 3 के साथ। प्लेंटिफ नंबर 2 एंड 3 कौन है, वो दो बच्चे हैं, जो आलिया एंड सखी है। इन द मीन टाइम डिफेंडेंट वो कभी घर ही नहीं आया प्लेंटिफ को वापस लेने के लिए, ना ही उन्होंने जो है जो है रुपया दिया, 1 टका दिया मेंटेनेंस के तौर पर। और जो पेरेंट्स हैं प्लेंटिफ नंबर 1 के, टाइम टू टाइम जो है क्या किया, मसले को हल करने की कोशिश की जो है घर के बुजुर्गों के साथ, लेकिन डिफेंडेंट तैयार ही नहीं था किसी भी शर्त को मानने के लिए। उसके बाद इसका है जो इतना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर देखने के बाद प्लेंटिफ नंबर 1 ने अपनी दिल में एक किस्म की नफरत पैदा कर दी, और वो चाहती है कि भाई अब मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, लिहाजा जो है मैं उसका साथ जो भी मेरा रिश्ता है वो खत्म करना चाहती हूँ, इस वजह से ये सूट फाइल कर रही हूँ। उसके बाद जो हस्बैंड है डिफेंडेंट, वो हस्बैंड होने के नाते उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि भाई प्लेंटिफ नंबर 1 को जो है जब तक इद्दत पीरियड चल रहा है तब तक मेंटेनेंस दे, और बीइंग फादर ऑफ प्लेंटिफ नंबर 2 एंड 3 इसके अंडर एक ऑब्लिगेशन है कि उनको जो है मेंटेन करे जब तक वो मेजॉरिटी की एज तक नहीं आते, क्योंकि वो घर से निकाले गए हैं और उनको 1 रुपया भी मेंटेनेंस के तौर पर नहीं दिया गया। तो इस वजह से हमने ये सूट फाइल किया कि भाई उनको भी मेंटेनेंस दे और मुझे भी मेंटेनेंस दे जब तक ये इद्दत पीरियड मेरा चल रहा है। और मेरा जो 5 लाख रुपए का हकमर था, उन्होंने अभी तक मुझे पे नहीं किया, लिहाजा वो भी मुझे जो है पे किया जाए। और जब हमने शादी की थी, तो जो प्लेंटिफ नंबर 1 के जो पेरेंट्स थे उन्होंने बहुत ही कीमती चीजें दी थी, जैसे गोल्डन नेकलेस, गोल्डन रिंग, गोल्डन ब्रेसलेट, जिनकी रकम क्या है 20 लाख रुपए है, जो डिफेंडेंट के घर पर है, लिहाजा वो भी जो है प्लेंटिफ को दिए जाएं, क्योंकि वो प्लेंटिफ का जो है एक किस्म का प्लेंटिफ इज इंटाइटल्ड, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उसको दिए हैं, लिहाजा उसका हक है उस चीजों के ऊपर। और जो काज ऑफ एक्शन है इस तारीख को अराइज हुआ जब उन्होंने हमें घर से निकाला, और दूसरा तब अराइज हुआ जब मसले को हल करने की कोशिश की, लेकिन मसला हल नहीं हुआ, और वो अभी तक चल रहा है काज ऑफ एक्शन। और प्लेंटिफ इस पुलिस थाने के अंडर रहता है, इस वजह से इस कोर्ट को क्या है जुरिस्डिक्शन है, और जो भी कोर्ट फीस है वो हमने इसके साथ पेस्ट कर दी है। तो ये हो गया एक फैमिली सूट। आप देख सकते हैं तकरीबन चीजें सिविल सूट की तरह हैं, थोड़ी बहुत चीजें डिफरेंट हैं, जो टाइटल हो गया थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बाकी तकरीबन चीजें सेम है। उसके बाद पेरियर मांगेंगे, पेरियर क्या मांग रहे हैं आप कोर्ट से, एक तो मांग रहे हैं कि भाई प्लेंटिफ नंबर 1 को क्या है डिसोल्व किया जाए मैरिज को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ खुला। उसके बाद प्लेंटिफ नंबर 1 को क्या दिया, 15,000 रुपये दिए जाएं पर मंथ जब तक इद्दत पीरियड चल रहा है। और जो प्लेंटिफ नंबर 2 एंड 3 हैं जो इनके बच्चे हैं उनको 20,000 की मेंटेनेंस दिया जाए जब तक वो एज ऑफ मेजॉरिटी नहीं अटेंड कर सकते, और 10% पर एनम उनके ऊपर इंक्रीमेंट, मतलब 20,000 पे 10% इंक्रीज होगा हर साल जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते। क्योंकि टाइम टू टाइम क्या होती है, इन्फ्लेशन होती है, महंगाई होती है, तो इस वजह से 10% पर एनम इंक्रीज हो, और क्योंकि वो उम्र से बड़े होंगे तो फिर उनके अखराजात भी बढ़ जाएंगे, तो इस वजह से ये इंक्रीमेंट वाली हम
टर्म भी मेंशन करते हैं प्रेयर में। उसके बाद जो 5 लाख रुपए का हकमर है वो पे किया जाए। उसके बाद जो भी जो है जय इसके चीजें हमने मेंशन की हैं पैरा नंबर 11 में, वो भी पे किए जाएं, और जो इसका खर्च आया है केस का वो भी डिफेंडेंट हमें पे करे। एंड एनी अदर रिलीफ विच दिस ऑनरेबल कोर्ट डीम्स फिट मे काइंडली बी अवॉर्डेड टू द प्लेंटिफ्स, जो हम अक्सर मेंशन करते हैं। उसके बाद फिर एडवोकेट अपनी सिग्नेचर करेगा, ये वेरिफिकेशन होगी। अच्छा, वेरिफिकेशन में इसको रिपीट नहीं करता क्योंकि हमने बहुत मर्तबा देख लिया है। उसके बाद लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो मेंशन करेगी इधर। और ये हो गया फैमिली सूट। तो आई होप भी आप ये समझ गए होंगे कि फैमिली सूट जो है कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। अच्छा, ये सवाल है तोफेल का कि सर आपने कहा कि सेक्शन 2 ऑफ MFLO दैट कोर्ट एक पर्सन को बाउंड करती है तलाक के लिए अगर वो रिक्वायरमेंट फुल नहीं करता, और खुला में वुमेन अपनी विल के हिसाब से देती है। अच्छा, खुला में ऐसे नहीं है कि वुमेन अगर चाहे तो तलाक दे सकती है। अभी रिसेंट जजमेंट्स आई हैं जिसमें ये चीजें कही गई हैं, लेकिन जो एक्ट एंड ऑर्डिनेंस हैं उनमें एक किस्म का विल नहीं है। अगर एक ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो लिखी हुई हैं। अच्छा, मैं जो सेक्शन 2 कह रहा हूँ वो MFLO का नहीं कह रहा था, मैं उसका डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट का मैंने मेंशन किया हुआ है। तो मैं उस सेक्शन 2 की बात कर रहा था। आप जो बात कर रहे हैं वो MFLO की बात कर रहे हैं। तो मैं उस सेक्शन 2 की बात नहीं कर रहा था, ये डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। अच्छा, तो ये जो आपका सवाल है अभी सेम रहा है कि आप समझ गए हैं बात, काइंडली ये बताइएगा। अच्छा, ये तुफेल ने जो अच्छा मानूर ने जो जवाब दिया है जी बिल्कुल वो सही है। और तुफेल ने ये सवाल किया है कि खुला में तो डॉवर नहीं मिलता। अच्छा, ये जो एक तो हकमर होता है, दूसरा होता है जहेज। जहेज तो हर सूरत में मिलता है क्योंकि वो उसका राइट है, भले वो खुला ले रही है या नहीं ले रही। अच्छा, खुला जो होता है उसमें हकमर जो होता है वो नहीं मिलता, लेकिन हम फिर भी कोर्ट से मांगते हैं कि इन केस अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो वो ठीक है। क्योंकि अब एक तो सूट हम फाइल कर रहे हैं, तो हम एक एक्स्ट्रा चीज लगा देते हैं कि भाई अगर मिल जाए तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं मिला तो कोई और चीज, मतलब कि नुकसान तो वैसे भी होना है तो हम ट्राई कर लेते हैं अगर मिल गया। तो बाकी ये जो चीज़ है आपकी, मैं इसको कंफर्म करके आपको अपकमिंग लेक्चर में बताऊंगा। जो मानूर ने आंसर दिया है और जो तोफेल ने सवाल किया है कि जो खुला है, खुला में जो है हकमर नहीं मिलता। तो ये आपकी बात सही है, मैंने भी ये चीज़ पढ़ी थी, कहाँ मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मैंने पढ़ी थी कि अगर बीवी खुद मांग रही है तलाक खुला के थ्रू तो फिर वो इंटाइटल नहीं है। क्योंकि क्या होगा जाती है बीवी बहुत डिसोबीडेंट हो जाती है। मसला क्या होता है, मसला ये होता है जज पूछता है बीवी से, हस्बैंड को कहता है कि भाई तुमने, हस्बैंड अगर कह रहा है कि भाई मैं तो इसके साथ रहने को तैयार हूँ, और अगर बीवी कहती है कि भाई मैं नहीं रहना चाहती, तो अब वो बीवी क्या हो गई, डिसोबीडेंट हो गई। तो इस ग्राउंड पे फिर वो जज ऑर्डर नहीं निकालता इसके हक में। तो ये चीज हो जाती है। तो जो बीवी अगर खुला मांगती है और हस्बैंड कहता है कि हाँ मैं देने को तैयार हूँ, तो इस ग्राउंड पे फिर उसको जो है हकमार मिलेगा, क्योंकि इधर बीवी डिसोबीडेंट नहीं है, क्योंकि वो हस्बैंड भी उसको देना चाहता है। अगर हस्बैंड नहीं देना चाहता उसको जो तलाक है, लेकिन बीवी फिर भी मांग रही है तलाक, भाई मुझे तलाक चाहिए, तो फिर इस ग्राउंड पे बीवी क्या हो गई, डिसोबीडेंट हो गई। तो फिर इस ग्राउंड पे जो है उसको जो है हकमार नहीं मिलेगा। तो हकमार एक कंडीशनल है कि वो उसका हस्बैंड कैसे बिहेव करता है।
तो इस वजह से हम हकमर मांगते हैं, फिर वो देखते हैं कि उसका हस्बैंड कैसे बिहेव कर रहा है, तो फिर उस हिसाब से जज जो है आर्डर निकालता है। अच्छा, मकसूद का सवाल है, हम डाउरी आर्टिकल्स लिखते हैं, देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डावर एंड डाउरी आर्टिकल्स, डाउरी आर्टिकल्स कैन बी क्लेम। जी बिल्कुल, डाउरी आर्टिकल्स जो जहेज जो उसको हम बोलते हैं, वो क्लेम किए जाते हैं, क्योंकि वो उनका राइट होता है कि उनकी उनकी जो वालदेन ने दिया होता है, तो वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि बीवी डिसोबीडेंट हो गई है नहीं हो गई, क्योंकि वो उनकी चीजें हैं, उनको वापस मिलना लाजमी है, तो वो तो हर सूरत में मिलेंगे। बाकी जो मसला होता है वो हकमर पे होता है। तो हकमर जो होता है वो ये देखा जाता है, जो मैंने ये बताई आपको डिसोबीडेंट वाली बात। तो अगर हस्बैंड वो राजी है देने के लिए, सेपरेशन के लिए, तो फिर तो उसको हकमर मिलेगा। लेकिन हस्बैंड राजी नहीं है, लेकिन बीवी कह रही कि नहीं भाई मुझे चाहिए तलाक या खुला जो भी, तो फिर वो हो जाती है डिसोबीडेंट अपने हस्बैंड की, जज की व्यू में। तो फिर वो जज नहीं करता आर्डर। तो बहरहाल ये चीजें थी। जब आप खुद प्रैक्टिस में आएंगे और खुद जो है ला पढ़ेंगे, तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो भी मेन फोकस होता है वो ड्राफ्टिंग के ऊपर होता है, और ला जो भी जरूरी होता है वो हम कवर कराते हैं आपको। तो जब आप खुद आएंगे और जजमेंट्स पढ़ेंगे और केस लॉस पढ़ेंगे, तो आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आई होप भी ये लेक्चर हमें वाइंड अप करना चाहिए इंशाल्लाह, फिर अपकमिंग लेक्चर में मिलेंगे। जजाकल्ला, फी अमान अल्लाह।